हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज जो परफेक्शन आईएएस का है। जो भी 72वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस मुग़ल सम्राट ने 1717 का फरमान जारी किया जिसे अक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिससे बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली? तो आंसर क्या होगा? फारूक सियर होगा। अगला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के किस नवाब के बीच हुआ था? तो आंसर होगा सिराजुद्दौला। अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1724 ईस्वी में हैदराबाद के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की और निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की? तो आंसर होगा चिंगलीज खान। अगला क्वेश्चन, किस फारसी शासक ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल में मुगलों को हराया और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले गया? तो इसका आंसर होगा नादिर शाह होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वायत्त राज्य की स्थापना करने से पहले सआदत खां किस रूप में कार्य किया था? तो इसका आंसर होगा मुग़ल साम्राज्य की मीर बख्शी के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के समान एक निजी उद्यम था। बिल्कुल नहीं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी था। दूसरा स्टेटमेंट, डुप्लेक्स ने फ्रांसीसी प्रभाव का विस्तार करने के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की नीति शुरू की। बिल्कुल सही। तीसरा स्टेटमेंट, बांडीबास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को समाप्त किया। बिल्कुल सही। तो इसमें पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है, तो सही कथन हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? पुर्तगाली ने कहाँ किया था? तो कालीकट में किया था। डच ने कहाँ किया था? तो मसूलीपट्टनम में किया था। अंग्रेज़ों ने कहाँ किया था? तो अंग्रेज़ों ने पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसी ने कहाँ किया था? तो फ्रांसीसी ने भी सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन कारण वाला क्वेश्चन है, तो कथन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कथन में है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का तेज़ी से विघटन हो गया। बिल्कुल सही है। रीज़न क्या कह रहा है? तो जागीरदारी संकट ने भूमि और कार्यालयों पर नियंत्रण के लिए मुग़ल कुलीन वर्ग जैसे तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी समूहों के बीच तीव्र गुटिया संघर्ष पैदा हुआ। बिल्कुल सही। इसका दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध तो 1761 ईस्वी। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1712 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई कार्टेज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था जहाज़ों को सुरक्षा पास खरीदने के लिए मजबूर करके नौसैनिक एकाधिकार स्थापित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे क्षेत्रीय राज्यों के उदय का मुख्य प्रशासनिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कमज़ोर केंद्रीय सत्ता ने प्रांतीय गवर्नरों को
स्थानीय सैन्य और राजस्व संसाधनों को मजबूत करने के लिए मजबूर किया। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उन्होंने आधुनिक नौसेना के महत्व को पहचाना और एक नौसेना बोर्ड बनाया। बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट है, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति के समर्थन में श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज लगाया। ये भी सही है। क्या पूछ रहा है, उपरोक्त में से कौन से कथन मैसूर राज्य के आधुनिकीकरण के प्रति झुकाव को दर्शाता है? तो दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच अमृतसर की संधि ने किस भौगोलिक विशेषता को उनके संबंधित प्रभाव क्षेत्रों की सीमा के रूप में निर्धारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के कारण बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इस प्रणाली की प्रमुख प्रशासनिक विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, कंपनी के पास जिम्मेदारी के बिना शक्ति मतलब दीवानी राइट, जबकि नवाब के पास शक्ति के बिना जिम्मेदारी मतलब निजामत अधिकार था। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि के तहत कौन सी धारा ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण और अंततः विलय के एक गुप्त साधन के रूप में कार्य करती थी? इसका आंसर हो जाएगा, शासक ब्रिटिश अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को नियुक्त नहीं कर सकता था। अगला क्वेश्चन है, 1843 में सिंध की ब्रिटिश विजय मुख्यतः सामरिक रूप से किससे प्रेरित था? तो ये किससे प्रेरित था? तो इसका आंसर हो जाएगा, मध्य एशिया के माध्यम से संभावित रूसी अग्रिम के खिलाफ एक रणनीतिक सीमा को सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, सोबराव का युद्ध। सोबराव का युद्ध किस युद्ध के दौरान लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अगला क्वेश्चन है, लॉ डलहौजी के तहत शुरू किया गया व्यक्तिगत का सिद्धांत सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित था। इस सिद्धांत का क्या अर्थ था? इसका आंसर हो जाएगा, यदि राज्य ब्रिटिश प्राधिकरण पर निर्भर हो तो अंग्रेज दत्तक उत्तराधिकारी की मान्यता से इनकार कर सकते थे। कर्नाटक युद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वे आंशिक रूप से यूरोपीय संघर्षों जैसे ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के युद्ध और सप्तवर्षीय युद्ध का प्रतिबिंब थे। बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध ने विशाल पारंपरिक भारतीय सेनाओं पर अनुशासित यूरोपीय प्रशिक्षित सैनिकों की श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। ये भी सही है। तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरे कर्नाटक युद्ध ने पेरिस की संधि के तहत भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभुत्व बहाल किया। ये गलत है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सही हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, मैच करने वाला है। इधर संधि दिया हुआ है, इधर परिणाम दिया हुआ है। पुरंदर की संधि 1776, इसमें क्या हुआ था? इसमें माधव राव द्वितीय को पेशवा के रूप में ब्रिटिश मान्यता दिया गया था। उसके बाद है सालवाई की संधि 1782, इसमें क्या हुआ था? तो मराठा और अंग्रेज़ों के बीच 20 साल की शांति की संधि हुई थी। उसके बाद है देवगाम की संधि 1803, इसमें क्या हुआ था? तो भोसले ने कटक और बालासोर छोड़ दिया था। उसके बाद है सुरजी अर्जुन गाम की संधि, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें सिंधिया ने गंगा यमुना दोआब छोड़ दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें कथन में क्या कह रहा है? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में व्यक्तिगत के सिद्धांत के बजाय निरंतर कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया। ये सही है। कारण में क्या कह रहा है? तो अवध एक वैध उत्तराधिकारी था जिससे व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता था, इसलिए अंग्रेज़ों ने
सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विलय को सर्वोच्च शक्ति के कर्तव्य के रूप में उचित ठहराया। ये कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या सही कर रहा है। उसके बाद है ब्रिटिश फॉरवर्ड पॉलिसी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है अंग्रेज़ों, रंजीत सिंह और शाह शुजा के बीच त्रिपक्षीय संधि। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1838 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1839 से 42 ईस्वी। उसके बाद है रूसी समर्थन के साथ हेरात की फारसी घेराबंदी। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1814 ईस्वी में। उसके बाद है लहासा के लिए यंग हस्बैंड अभियान। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1903 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3124। उसके बाद देखते हैं सहायक संधि प्रणाली ने अप्रत्यक्ष नियंत्रण की प्रणाली के रूप में कार्य किया। भारतीय राज्यों पर इसका प्रमुख वित्तीय प्रभाव क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसने वित्तीय दिवालियापन पैदा किया, क्योंकि शासकों को राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण खोते हुए ब्रिटिश सैनिकों का वित्तपोषण करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है बर्मा की ब्रिटिश विजय 1824 से 1885 के बीच मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की उत्तर पूर्वी सीमा की रक्षा और लकड़ी और व्यापार मार्गों में व्यावसायिक हित। उसके बाद है बक्सर का युद्ध 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से के संयोजन के बीच लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक चरण 1757 से 1813 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक खातों में निवेश शब्द का इस्तेमाल किया। औपनिवेशिक राजकोषीय संदर्भ में इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल के भूमि राजस्व अधिशेष का उपयोग भारतीय सामान खरीदने के लिए करना, जिसे यूरोप को निर्यात किया जा सके। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक चरण 1813 से 1858 के दौरान भारत में विऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। भारतीय कपड़ा उद्योग के पतन के लिए मुख्य रूप से कौन सा तंत्र जिम्मेदार था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक तरफा मुक्त व्यापार, भारत में ब्रिटिश आयात पर न्यूनतम शुल्क और ब्रिटेन में प्रवेश करने वाला भारतीय कपड़ों पर उच्च शुल्क। अगला क्वेश्चन है वित्तीय चरण 1858 के बाद में रेलवे विस्तार को गारंटीकृत ब्याज प्रणाली के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था। यह प्रणाली धन की निकासी के अप्रत्यक्ष साधन के रूप में कैसे कार्य करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राजस्व ने ब्रिटिश निवेशकों को 5% की निश्चित रिटर्न की गारंटी दी, भले ही रेलवे को घाटा हुआ हो। अगला क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त के कारण अनुपस्थित जमींदारों का उदय हुआ। किस कानूनी व्यवस्था ने इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यास्त कानून, जिसमें एक निश्चित समय सीमा तक भुगतान की आवश्यकता होती थी, अन्यथा संपत्ति की नीलामी कर दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है हॉट मैकिंजी द्वारा शुरू की गई महालवाड़ी प्रणाली में राजस्व का आकलन महाल मतलब गांव या संपत्ति के स्तर पर किया जाता था। इसका प्रमुख समाजशास्त्रीय परिणाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व भुगतान के लिए ग्राम समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत में होम चार्जेस शब्द का
धन निकासी के एक प्रमुख चैनल का प्रतिनिधित्व करता था। निम्नलिखित में से कौन होम चार्जेज में शामिल नहीं था? हो जाएगा भारत के भीतर सेवा करने वाले भारतीय सिपाहियों का वेतन। अगला क्वेश्चन है, मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई रैयतवाड़ी प्रणाली को मुख्य रूप से इसलिए पसंद किया गया क्योंकि क्षेत्र में बड़े मध्यस्थ जमींदारों की कमी थी। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भू राजस्व अस्थायी बंदोबस्त की तरह अस्थायी रूप से तय किया गया था। नहीं, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, महालवाड़ी प्रणाली ने लगभग 20 से 30 वर्षों के बाद राजस्व के समय समय पर संशोधन की अनुमति दी। ये बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, अस्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को राजस्व संग्रहकर्ताओं से वंशानुगत भूस्वामियों में परिवर्तित कर दिया गया। ये बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है इसमें सही कौन सा है? तो हो जाएगा आंसर दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के चरण को उसके प्राथमिक आर्थिक उद्देश्य के साथ सम्मिलित करें। पहला है व्यापारिक चरण 1757 से 1813 के बीच। इसका हो जाएगा पहला वाला राजस्व के माध्यम से प्रत्यक्ष लूट और व्यापार एकाधिकार। दूसरा है औद्योगिक चरण 1813 से 1858 के बीच। इसका हो जाएगा ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के बाजार और कच्चे माल के स्रोत के रूप में भारत। तीसरा है वित्तीय चरण 1858 के बाद। इसका हो जाएगा बुनियादी ढांचा निवेश के माध्यम से ब्रिटिश पूंजी का निर्यात। उसके बाद है वाणिज्यिक चरण 1833 के बाद। इसका हो जाएगा वृक्षारोपण कृषि जैसे नील चाय का विस्तार। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन में क्या कह रहा है? तो ब्रिटिश शासन के तहत धन निकासी ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में पूंजी निर्माण को रोक दिया। ये बिल्कुल सही है। कारण में क्या कह रहा है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी समान आर्थिक लाभ के ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया गया था। ये भी सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू राजस्व हस्तक्षेपों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा शुरू किया गया पंचवर्षीय बंदोबस्त। ये कब आया था? तो 1772 में आया था ये। उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त। ये कब आया था? तो 1793 में आया था। उसके बाद है थॉमस मुनरो के अधीन मद्रास में औपचारिक रूप से रैयतवाड़ी प्रणाली। ये कब आया था? तो यह आया था 1820 ईस्वी में। उसके बाद है रेगुलेशन 9 के तहत शुरू की गई महालवाड़ी प्रणाली। ये कब आया था? तो ये आया था 1822 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ब्रिटिश नीति व्यापारिक चरण से औद्योगिक चरण में क्यों बदल गई? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के लिए निजी ब्रिटिश निर्माताओं के लिए भारतीय बाजार खोलने की आवश्यकता थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के अंत में कृषि व्यवसायीकरण ने अकाल की संवेदनशीलता को बढ़ा दिया क्योंकि वैश्विक बाजारों के लिए नकदी फसलों के विस्तार ने खाद्यान्न की खेती को कम कर दिया और किसानों की कीमतों
के उतार चढ़ाव के प्रति असुरक्षित बना दिया। उसके बाद है भारत में टेलीग्राफ नेटवर्क में ब्रिटिश निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला है भारतीय समाज के लिए सस्ता संचार प्रदान करना, ये नहीं होगा। दूसरा है 1857 के विद्रोह के अनुभव के बाद तेजी से सैन्य प्रशासनिक समन्वय की सुविधा प्रदान करना, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। उसके बाद है बंगाल में सन्यासी विद्रोह आंशिक रूप से पारंपरिक धार्मिक अर्थव्यवस्थाओं के व्यवधान के कारण उभरा। किस प्रशासनिक उपाय ने सन्यासियों के उग्र प्रतिरोध को उकसाया। तो इसका आंसर हो जाएगा तीर्थयात्रा की आवाजाही पर प्रतिबंध और तीर्थयात्री करों को लागू करना। अगला क्वेश्चन है संथाल हुल दिकुओं के शोषण के खिलाफ निर्देशित था। औपनिवेशिक भूमि नीतियों के संदर्भ में दिकु शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाहरी मध्यस्थ जैसे साहूकार, जमींदार जो ब्रिटिश कानून के तहत जनजातीय भूमि का शोषण कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है गोमघर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों ने कूटनीतिक आश्वासन का उल्लंघन किया था। वह कूटनीतिक आश्वासन क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद ब्रिटिश सैनिकों की वापसी। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी भारत में रामोसी विद्रोह किस विस्थापित सामाजिक समूह के प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व निम्न श्रेणी के मराठा सैन्य कर्मी जिन्होंने ब्रिटिश विलय के बाद रोजगार खो दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिल्लौर विद्रोह आंशिक रूप से इसलिए भड़का क्योंकि सिपाहियों के लिए नई इग्नियो पगड़ी लाई गई थी। इग्नियो पगड़ी के खिलाफ नाराजगी के कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा माना जाता था कि इसमें धार्मिक भावनाओं के लिए अपमानजनक चमड़े के तत्व शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है विद्रोह बाहरी लोगों को जनजातीय भूमि के बड़े पैमाने पर हस्तांतरण के कारण शुरू हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है इसने अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई राजस्व और न्यायिक प्रणालियों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व किया। तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों को विशेष प्रशासन के लिए दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी बनानी पड़ी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। इनमें सही कौन सा है। तो हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है विद्रोह को उसके नेता के साथ सुमेलित करें। तो इधर विद्रोह है, इधर नेताओं का नाम है। तो पहला है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह के नेता कौन थे। तो चक्र बिश्नोई थे। उसके बाद है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह के नेता कौन थे। तो तीरथ सिंह थे। उसके बाद है नील विद्रोह। नील विद्रोह के प्रारंभिक चरण के नेता कौन थे। तो दिगंबर और विष्णु विश्वास थे। उसके बाद है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के नेता कौन थे। तो इसका हो जाएगा सैयद अहमद बरेलवी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण माला। कथन में क्या कह रहा है। तो हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित फराजी आंदोलन पूर्वी बंगाल में एक शक्तिशाली कृषि आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। कारण में क्या कह रहा है। आंदोलन ने इस्लामी
समतावादी सिद्धांतों पर जोर दिया और दमनकारी जमींदारों के खिलाफ किसानों को संगठित किया। तो ये भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, इसका व्याख्या भी सही कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोह को क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। तो चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह हुआ था 1766 ईस्वी। बिल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद है संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ है। उसके बाद है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह हुआ है 1825 से 28 के बीच में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीलों और मुंडाओं जैसे जनजातीय विद्रोह अक्सर अधिक तीव्र और लंबे समय तक चलते थे, क्योंकि वे जनजातीय भूमि, जंगलों, संस्कृति और स्वायत्तता के लिए एक व्यापक खतरे से उत्पन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील विद्रोह 1857 से पहले का चरण ददन प्रणाली से निकटता से जुड़ा था, जिसका अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा अग्रिम ऋणों ने किसानों को नील उगाने के लिए बाध्यकारी अनुबंधों में मजबूर कर दिया, जिससे वे कर्ज के चक्र में फंस गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1957 में प्रकाशित विद्रोह के आधिकारिक भारत सरकार के इतिहास 1857 के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एसएन सेन। अगला क्वेश्चन है। बिहार में पटना में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले एक पुस्तक विक्रेता पीर अली खां की फांसी का क्या बड़ा प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसने दानापुर के सिपाहियों को विद्रोह करने और कुंवर सिंह के साथ शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को अधिकार हस्तांतरित कर दिए। इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण वित्तीय परिणाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्रोह को दबाने का वित्तीय बोझ भारतीय राजस्व पर डाल दिया गया। अगला क्वेश्चन है। पील कमीशन 1858 ने विद्रोह के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन किया। इसकी प्रमुख सिफारिश क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा जातीय और जाति समूहों को मिलाकर और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को बढ़ाकर सैनिकों के बीच एकता को रोकने के लिए सेना का पुनर्गठन करना। अगला क्वेश्चन है। विद्रोह के दौरान विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने का महान प्रतीकात्मक महत्व क्यों था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली बहादुर शाह जफर के अधीन मुगल सत्ता के प्रतीकात्मक सीट थे। अगला क्वेश्चन है। बिहार में विद्रोह के नेता कुंवर सिंह ने किस युद्ध में कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह की व्याख्याओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है। आरसी मजूमदार ने तर्क दिया कि विद्रोह न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तो बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। तो ये भी सही है। तीसरा कथन क्या है? टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष के रूप में वर्णित किया। तो ये भी सही है। क्या पूछ रहा है इसमें से सही कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है। विद्रोह के केंद्र और उसके नेता के साथ सम्मिलित करना है। तो क्या है? पहला क्या है? बरेली। बरेली से कौन नेता थे? तो खान बहादुर खान। उसके बाद है
फैजाबाद। फैजाबाद से कौन नेता थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। अगला है कानपुर। कानपुर से कौन थे? तो कानपुर से नाना साहेब थे। उसके बाद है झांसी। झांसी से कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का है। कथन में क्या कह रहा है? तो अवध का विलय 1856 में एक प्रमुख राजनीतिक कारण था जिसने सिपाही विद्रोह को एकमात्र विद्रोह में बदल दिया। तो ये सही है। कारण में क्या कह रहा है? अवध बंगाल सेना के लिए प्रमुख भर्ती क्षेत्र था और विलय ने सिपाहियों के परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया। तो ये भी सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी सही करे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहला में कौन हो जाएगा? तो पहला में हो जाएगा बैरकपुर में मंगल पांडे की फांसी। दूसरा में क्या हो जाएगा? दूसरा में हो जाएगा मेरठ में विद्रोह का प्रकोप। तीसरा में हो जाएगा दिल्ली में सम्राट के रूप में बहादुर शाह जफर की घोषणा। चौथा में क्या हो जाएगा? बिहार में दानापुर में विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है भारतीय मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग 1857 के विद्रोह से काफ़ी हद तक अलग क्यों रहे? तो इसका उन्होंने ब्रिटिश शासन को आधुनिकीकरण के स्रोत के रूप में देखा और सामंती व्यवस्थाओं की बहाली से डरते थे। अगला क्वेश्चन है विद्रोह की विफलता का श्रेय अक्सर आंतरिक समन्वय की कमी को दिया जाता है। कौन सा कारक सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई केंद्रीकृत नेतृत्व या एकीकृत राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के कई आर्थिक और राजनीतिक आयाम थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? इसके कारण सरकारी नियंत्रण के बाहर राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह का नेतृत्व मुख्य रूप से बिहार में विद्रोह की किस संरचनात्मक विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक राजस्व नीतियों का विरोध करने वाले पारंपरिक जमींदार अभिजात वर्ग की भागीदारी। अगला क्वेश्चन है जुलाई 1857 में दानापुर में सिपाहियों के विद्रोह का बिहार में विद्रोह के लिए रणनीतिक परिणाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसने विद्रोही सैनिकों को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना में शामिल होने में सक्षम बनाया। अगला क्वेश्चन है पटना में पीर अली खां की गतिविधियों बिहार में 1857 के विद्रोह किस व्यापक विशेषता को स्पष्ट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी क्रांतिकारी नेटवर्क और सिपाही विद्रोहियों के बीच सहयोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अच्छी तरह से बताता है कि उत्तरी भारत में प्रमुख विद्रोही केंद्रों के दब जाने के बाद भी बिहार में 1857 का विद्रोह क्यों जारी रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर क्षेत्र में कुंवर सिंह के नेतृत्व में कड़ा छापामार प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है पटना में अंग्रेज़ों द्वारा पीर अली खां को फांसी देना मुख्य रूप से 1857 के विद्रोह के दौरान किस औपनिवेशिक रणनीति को दर्शाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी संचार नेटवर्क का दमन। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के उन्मूलन की वकालत केवल मानवीय नहीं थी बल्कि एक विशिष्ट कानूनी थियोलॉजिकल तर्क पर आधारित था। वह क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सती प्रथा को कोई वैदिक मंजूरी नहीं थी और यह मूल हिंदू ग्रंथों का बाद का भ्रष्टाचार था। अगला क्वेश्चन है, हेनरी विवियन डेरिजियो के नेतृत्व में यंग बंगाल आंदोलन मुख्य रूप से इसलिए भारतीय समाज में दीर्घकालिक पैठ बनाने में विफल रहा क्योंकि इसका कट्टरपंथी बौद्धिकवाद अपने समय से बहुत आगे था और जनता व्यापक सामाजिक वास्तविकता के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन है, आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज संरचनात्मक रूप से किस उत्तर भारतीय संगठन की एक शाखा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक प्रशासनिक प्रेरक क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एहसास की पश्चिमी शिक्षा की कमी और अंग्रेज़ों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण मुस्लिम सरकारी नौकरियों की दौड़ में पिछड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहावी आंदोलन हालांकि मूल रूप से धार्मिक था ने एक राजनीतिक चरित्र प्राप्त कर लिया। पटना में इसका प्रशासनिक नेटवर्क कैसे कार्य करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमा पर जिहाद के लिए धन इकट्ठा करने और नई भर्ती को संगठित करने के लिए एक केंद्रीय मुख्यालय के रूप में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन बच गया है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।